नोट नंबर 1, नोटिफाइड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 9(3) या 5(3) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट आप जानते हैं, तो वहां के नोटिफाइड सर्विसेज में पढ़ाऊंगा। पहला सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस देता है आपको अच्छे से पता है, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेचता है कंपनी की, तो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है। तो देखो सप्लायर कौन, प्रोवाइडर कौन, यहां सप्लायर भी आप लिख सकते हो, इंश्योरेंस एजेंट। और रिसिपिएंट कौन है जिसको टैक्स देना है, पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, दैट इज नन अदर देन इंश्योरेंस कंपनी। हो गया। नेक्स्ट आइए, रिवर्स चार्ज नोटिफाइड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस, जीटीए सर्विस। जीटीए प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रोड एंड इश्यू कंसाइनमेंट नोट। सर जीटीए कौन होता है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में होता है और आपको हर कंसाइनमेंट का एक नोट देता है कि आपका क्या माल कितना किलो है, कहां से कहां तक जा रहा है, ये सब डिटेल होती है उसमें। तो सर ये होता है जीटीए, ठीक है सर। सर रिवर्स चार्ज का प्रोविजन बता दिए। देखो सप्लायर कौन होगा, अ जीटीए एक्सेप्ट अ जीटीए हु इज रजिस्टर्ड, मतलब जो जीटीए अपने आप में अलग से रजिस्ट्रेशन ले लिया उसको छोड़कर, एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सच सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर जीटीए सामने से रजिस्ट्रेशन लेकर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता है, तब उस जीटीए को छोड़कर बाकी बचे हुए जीटीए। लर्न करो इसको, लर्न करो इसको, फोकस। दो कंडीशन है, ऐसा जीटीए जो रजिस्टर्ड भी है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना चाहता है, ये ऑप्शन भी लिया है, उस जीटीए को छोड़कर बाकी बचे जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज आएगा। मतलब या तो जीटीए रजिस्टर्ड है बट उसने ऑप्शन नहीं लिया फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का, या फिर जीटीए रजिस्टर्ड ही नहीं है, उन केसेस में रिवर्स चार्ज आएगा जहां जहां पर टैक्सेबल होगा सर्विसेज। सर टैक्सेबल होगा आप क्यों बोले, क्योंकि कुछ जगह पर एग्जेम्पशंस भी है जीटीए सर्विस में, वो आप एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियर करोगे, अभी के लिए वो सब नहीं जानना है। तो सर जीटीए सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है कि रिवर्स चार्ज आएगा, आइए रिसिपिएंट के बारे में पढ़ते हैं। रिसिपिएंट, एक बार आप अगर ऊपर का भूल गए तो रिवाइज जरूर कर लेना। अब देखिए रिसिपिएंट जो हम जान रहे थे वो कौन है, नंबर 1 ए, एनी रजिस्टर्ड, कोई भी लॉ में हो फर्क नहीं पड़ता, रेलेवेंट लॉ में ही होंगे, फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब इन शॉर्ट फैक्ट्री सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने पर्टिकुलर लॉ में, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में, सोसाइटीज एक्ट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है, तो इन लोगों को अगर जीटीए सर्विस लेनी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस लेनी है, और जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में अगर टैक्स चार्ज नहीं किया, तो इनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अनलेस एग्जेम्पशन कहीं मिल गया वो बात अलग है, वो तो हम हर जगह ही एक्सेप्शन रहेगा, बट ऐसे पे करना पड़ेगा। सेकंड केस, बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी लॉ में बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनीज एक्ट में कंपनियां ले लो, बस हो गया, तो वो लोग को रिवर्स चार्ज में। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म, चाहे एज पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होना हो, लॉ बोलता फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एलएलपी और एओपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सॉरी जीटीए सर्विस पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर रजिस्टर्ड है, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ये वाला रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। ऊपर वाले जितने भी पॉइंट थे वो रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर लॉ की बात कर रहा था, रेलेवेंट लॉ की बात कर रहा था। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सर ये कौन होता है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं जानना है, बस इतना जान लो सीटीपी का मतलब होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जीटीए सर्विस उसने ले ली, तो फिर उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना लायबल हो जाएगा, अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे नहीं कर रहा है तो। पॉइंट नंबर ई, और कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देख लो ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड की बात कर रहा था, तो ये दोनों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। कोई भी आदमी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जीटीए सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर जीटीए सामने से रिवर्स चार्ज पे टैक्स नहीं दे रहा है तो। बट इस पॉइंट में एक एक्सेप्शन है, देख लो, अदर देन गवर्नमेंट वगैरह की बॉडी, अगर उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, ओनली फॉर टीडीएस, उनको छोड़कर, क्योंकि उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। जीएसटी में कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन ले ले, उसको जीटीए सर्विस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट इन वन केस, अगर गवर्नमेंट का कोई बॉडी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है, उस केस को छोड़। सर एक बार और रिवाइज कराइए, चलो सुनना। जीटीए सर्विस पर रिवर्स चार्ज का टैक्स का प्रोविजन अप्लाई करेगा। कौन है जीटीए? जीटीए ऐसा जिसने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का जिम्मेदारी नहीं लिया और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन लेकर फॉरवर्ड चार्ज में अगर वो टैक्स पे करे उस केस को छोड़कर, तो इसका मतलब तभी आएगा रिवर्स चार्ज। अब किस किस पर आ सकता है, देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्रीज या सोसाइटी, अगर वो अपने रेलेवेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है तो
पार्टनरशिप फर्म चाहे अपने रेलेवेंट एक्ट में रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो लिखा हुआ वेदर और नॉट। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट अगर अपने रेलेवेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो जैसे कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उनको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। खैर उनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। उसके बाद जब बात करें तो ध्यान से सुना, दो और है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो, और कोई भी आदमी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो, बट उस केस में उसको एक केस को छोड़कर, अगर गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, उस केस को छोड़कर और कोई भी आदमी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उन्होंने अगर जीटीए सर्विस लिया, तो जीटीए अगर रजिस्ट्रेशन लेकर खुद से रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। यह है जीटीए सर्विस का रिवर्स चार्ज। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ ए पैसेंजर मोटर व्हीकल where fuel cost is included in consideration। सर एक टेम्पो है जो नॉर्मली गुड्स को लोड करके इधर उधर लेकर जाता है। सर अगर हम उसमें बैठ के चले गए, बेटा गाड़ी ही पैसेंजर होनी चाहिए, पैसेंजर वाली गाड़ी। अब आप टेम्पो में बैठ के घूमते हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पैसेंजर मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूं, जो बनी ही पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ऐसी मोटर व्हीकल का अगर रेंट पे दिया आपने किसी को, ध्यान से सुनना, पैसेंजर वाली मोटर व्हीकल अगर आपने रेंट पे दिया, जिसमें और एक कंडीशन है, फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, मतलब जो मेरा रेंट होगा उसमें पेट्रोल का खर्चा मेरा, डीजल का खर्चा मेरा, आपका नहीं, तो फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड है। सर पेट्रोल डीजल ही होता है, अरे भाई आपको और सीएनजी लेना तो वो भी ले लीजिए। फ्यूल कॉस्ट जिसमें मैं इंक्लूड ही रखूंगा मेरे चार्ज में, वैसी रेंटिंग की मैंने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, तब देने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यहां ध्यान देना होगा, सप्लायर कोई भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, और रिसिपेंट कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। मतलब रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट बट सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तब आएगा रिवर्स चार्ज। और इतना नहीं, अभी और सुनिए, देखिए क्या है नोट, वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट अवेल्स द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर स्पेसिफिक जर्नीज एंड डज नॉट टेक व्हीकल ऑन रेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, नो आरसीएम। सर इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट पर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से अगर पैसेंजर व्हीकल रेंट पे लिया जहां फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड है, तो रिवर्स चार्ज आएगा, एक केस को छोड़कर। ये एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन क्या कहता है, बॉडी कॉर्पोरेट ने जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है वो स्पेसिफिक किसी जर्नी के लिए ली है, रेंट पे नहीं लिया गाड़ी, तब नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल बॉडी कॉर्पोरेट ने एक जर्नी की बोले कि गुवाहाटी से शिलोंग ट्रेवल करना है हमारे एम्प्लॉय को घूमने के लिए, 2 दिन का ट्रेवल करा दो, तो ये एक रेंटिंग में नहीं है, मोटर व्हीकल इन्होंने रेंट पे नहीं लिया क्योंकि ये सिर्फ एक जर्नी करके छोड़ देंगे, वैसा उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। अच्छा एक और बात सुन लीजिएगा, जब मैंने सप्लायर पढ़ा था एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उसको लेकर भी एक स्टार है, वो नहीं पढ़ा है अभी तक, वो पढ़ा रहा हूं। ऐसा पर्सन जो डज नॉट इश्यू एन इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी 6 + 6% टू द रिसिपेंट, मतलब अगर कोई पर्सन सामने से बिल इश्यू करके जीएसटी चार्ज करता है 6 + 6%, वहां 12% का टैक्स रेट है, तब उस केस में सप्लायर ही टैक्स दे देगा फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन अगर वो चार्ज नहीं करता है, तब बॉडी कॉर्पोरेट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा प्रोविजन। और इसको याद करने के लिए आपको कौन सप्लायर है और कौन रिसिपिएंट है, ज्यादातर बच्चे ये भूल जाते हैं। इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा शॉर्टकट दे रहा हूं, याद हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लेना, नो बॉडी बट बॉडी, नो बॉडी बट बॉडी, याद कर लो, नो बॉडी बट बॉडी। बस अगर आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का क्वेश्चन आया रिवर्स चार्ज का, नो बॉडी बट बॉडी याद कर लो। सर नो बॉडी बट बॉडी मतलब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, बस नो बॉडी। अब ऐसा मत कर, नो बॉडी मतलब कोई भी नहीं, नो बॉडी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और बट बॉडी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए रिसिपिएंट। बस यही लर्निंग टेक्निक है। चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एक और टेक्निक लिख देता हूं, नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट लिख लो, आपको और इजी हो जाएगा। नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट, अगर कोई ऐसे याद करना चाहता है, आपको जो चॉइस है वैसे याद करो। नो कॉर्पोरेट का मतलब कॉर्पोरेट नहीं होगा, बाकी कोई भी चलेगा। बट कॉर्पोरेट का मतलब इस साइड कॉर्पोरेट ही होना पड़ेगा, तभी रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा। चलो पॉइंट नंबर 4 में आइए। स्पॉन्सरशिप सर्विस देने वाला तो कोई भी हो सकता है। सर स्पॉन्सरशिप सर्विस हमको क्लियर ही नहीं होता क्या है, मैं बता देता हूं। कौन बनेगा करोड़पति के पहले? मान लीजिए वोडाफोन आइडिया अपना एडवर्टीजमेंट लाना चाहते हैं, तो वोडाफोन आइडिया यहां पर स्पॉन्सरशिप सर्विस किससे ले रहे हैं? केबीसी से ले रहे हैं, जो केबीसी के ऑर्गेनाइजर है। सोनी बोल लो, नहीं तो केबीसी के ऑर्गेनाइजर अगर अलग है तो अलग ले लो, जो भी है
केबीसी का ऑर्गेनाइजर हो गया, स्पॉन्सर सर्विस देने वाला, और उसकी सर्विस अवेल करने वाला हो गया वोडाफोन आइडिया, क्योंकि उनका एड अब उनके शो के पहले आएगा या शो के बीच में ब्रेक में आएगा। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस देने वाला कोई भी हो, लेने वाला कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो हो सकता है। तो रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। और सप्लायर कौन है? कोई भी हो सकता है, रिवर्स चार्ज आएगा। लर्न करिए पहले इसको। सर ये याद कैसे रहेगा? मैं कराऊंगा याद, आप उसका टेंशन ना ले, करा रहा हूं मैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। आप लिख के रखिए एक शॉर्टकट, एनीबडी कैन बी माई पार्टनर। सर जगह नहीं है, जगह बन जाएगी, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, छोटा छोटा कहीं लिख लो, एनीबडी एनी, उसके बाद लिखो बॉडी कैन बी माई पार्टनर। सर इससे क्या फायदा है? एनी अलग कर लो और बाकी वर्ड अलग कर लो। सर इसका मतलब सप्लायर एनी चलेगा, लेकिन रिसिपिएंट या तो बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी से, अगेन अगर आपको बॉडी वर्ड नहीं रखना, कॉर्पोरेट रखना, तो आप कॉर्पोरेट लिख लो, एनी कॉर्पोरेट कैन बी माई पार्टनर। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म आपकी चॉइस, आपको जैसे याद करना है। एनी बॉडी कैन बी माई पार्टनर, तो एनी अलग और बाकी वर्ड अलग। तो सप्लायर एनी है, बट बॉडी कैन बी माई पार्टनर, तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, ये सब होंगे रिसिपिएंट। लर्न करो, लर्न करो। सर इस तरीके से हम नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। बेटा मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस, 9.5 साल का एक्सपीरियंस, और ये चीज तो सर्विस टैक्स था तब भी था, तब भी बच्चों को यही पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती थी, याद नहीं रहता था, मिक्सअप हो जाता था एग्जाम के पहले। इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप याद करो इसको और खुद समझो इस बात को। तो सर रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, उस केस में नो बॉडी बट बॉडी, या नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट, मतलब सप्लायर नो कॉर्पोरेट और रिसिपिएंट कॉर्पोरेट। जबकि स्पॉन्सरशिप सर्विस में एनी बॉडी कैन बी माई पार्टनर, तो सप्लायर एनी बट रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी। नेक्स्ट आइए, सिक्योरिटी सर्विस में रिवर्स चार्ज। सर सिक्योरिटी सर्विस कैसी होती है? अरे आपको सिक्योरिटी, 5 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, मैं सप्लाई दे रहा हूं, तो ये सिक्योरिटी सर्विस हो गई। तो सिक्योरिटी सर्विस, बट डोंट थिंक अगर आपने अपने दम पर एक अलग से सिक्योरिटी गार्ड को रखा और उसको सैलरी दे रहे हो, वो नहीं है सिक्योरिटी सर्विस। सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी लेबर वो होती है सिक्योरिटी सर्विस। सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो फिर खेल हो गया, सप्लायर कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक वो पैसेंजर व्हीकल की तरह। लेकिन रिसिपिएंट यहां और खेल है, देखो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, रिसिपिएंट यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन होना पड़ेगा, बट अदर देन गवर्नमेंट बॉडी ऑब्टेन्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीडीएस डिडक्शन। आपको ये वर्ड पहले भी समझा चुका हूं। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, ध्यान से सुनना, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, बट अदर देन गवर्नमेंट की कोई बॉडी जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया उसको छोड़कर, और कंपोजिशन स्कीम में अगर रजिस्ट्रेशन लिया उसको छोड़कर। सर कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? वो आने वाले चैप्टर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। स्मॉल सप्लायर्स के लिए एक कंसेशनल स्कीम है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम, सिंप्लीफाइड स्कीम है वो। तो कोई भी आदमी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, इन दो केस को छोड़कर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विस लेगा, किससे लिया? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बार इसको याद करो, इसका भी शॉर्टकट है, मैं याद कराता हूं। आप पहले यहां तक पहले पूरा रिवाइज करो। सर हमने रिवाइज कर लिया, आगे पढ़ाइए, तो ठीक है, अब इसको शॉर्टकट याद करा देता हूं। देखो इसका शॉर्टकट है नो कॉर्पोरेट, लिखो इसको कहीं, नो कॉर्पोरेट, यहां लिख रहा हूं मैं एक बार, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन, बस इतना लिखने से हो जाएगा, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन। सर याद कैसे रहेगा? सप्लायर में कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और कोई भी चलेगा, और नो कंपोजिशन का मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन चलेगा कंपोजिशन स्कीम में छोड़कर। सर वो टीडीएस वाला छूट गया है, वो आपको जीटीए में भी याद है, तो वो याद रह जाएगा कि जहां जहां पर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन आता है उसमें रिवर्स चार्ज में एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट अगर टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया उसको छोड़कर, तो वो यहां पे भी एक्सेप्शन सेम है। आप इतना याद करो ना भाई शॉर्ट में, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को छोड़कर कोई भी अगर सप्लायर है तो रिवर्स चार्ज आएगा, प्रोवाइडेड जो रिसिपिएंट होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन बट नॉट कंपोजिशन स्कीम वाला और टीडीएस डिडक्ट करने वाला गवर्नमेंट का बॉडी नहीं होना चाहिए। बस इतना याद कर लो। चलो टाइम लो और करो याद, 5 मिनट। फिर से एक बार सर ये तीनों सर्विस आप याद ही करा दीजिए। चलो अगर पैसेंजर व्हीकल
रेंट पे दिया जाता है, रेंट पे, हाँ रेंट पे, जर्नी के लिए स्पेसिफिक नहीं, रेंटल पर्पस के लिए दिया, महीने के लिए, हफ्ता भर के लिए, ऐसे रेंट पे दिया गया है। पैसेंजर व्हीकल, फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तब लॉ कहता है अगर जो सप्लायर है वो कोई भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, और वो खुद सामने से फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं दे रहा है 6 + 6%, तब रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा किस पर? बॉडी कॉर्पोरेट पर, क्योंकि शॉर्टकट था नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट, नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट, नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट था स्पॉन्सरशिप सर्विस, एकदम सिंपल शॉर्टकट है, एनीबॉडी कैन बी माय पार्टनर, सप्लायर कोई भी हो बट रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म एलएलपी होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं हम, तो सप्लायर कौन, रिसिपिएंट कौन, यही जानना है बस। तो सर सिक्योरिटी सर्विस में भी शॉर्टकट है नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन, सप्लायर कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए बस। और सर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी चलेगा कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर, और एक और छोड़कर गवर्नमेंट का कोई बॉडी अगर टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया तो। रिपीट करिए, याद हो जाएगा, एग्जाम के लिए भूल रहे हो मेरा यही रिवीजन को वापस सुन लेना। आगे बढ़ता हूं, एग्जाम के 5 मिनट पहले भी देख के जाओगे तो आपको याद रह जाएगा, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट, इस बार कोई भी सर्विस हो, देने वाला कौन है वो देखो, डीएसएज। आपका पहला ही सवाल, डीएसए कौन, नीचे देखो क्या है, स्टार मारा हुआ है, इंडिविजुअल डीएसए। ध्यान दो, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल डीएसए मतलब एक पार्टनरशिप फर्म डीएसए नहीं, एक कॉर्पोरेट डीएसए नहीं, इंडिविजुअल डीएसए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी फर्म, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी फर्म नहीं चलेगा, इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट होना, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना पड़ेगा। सर ठीक है, कोई भी सर्विस वो दे, किसको देते हैं वो लोग सर्विस? बैंक्स को देते हैं, एनबीएफसी को देते हैं। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक या एनबीएफसी को कोई भी सर्विस दे दे, बट कौन सा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट? एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, तो बैंक या एनबीएफसी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर यही सर्विस एक बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म एलएलपी अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस किसी बैंक या एनबीएफसी को देता, तब फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आता। आगे बढ़ रहा हूं, रिकवरी एजेंट सर्विसेज। सर रिकवरी एजेंट सर्विसेज में सप्लायर कौन? रिकवरी एजेंट होगा, और कौन होगा? सर कौन, और कोई वर्ड है रिकवरी एजेंट का? हिंदी में बोल सकता हूं, वसूली भाई। अगर आपने कोई मूवी देखी है तो आपको शायद पता हो, वसूली भाई। तो रिकवरी एजेंट कौन हुआ? वसूली भाई। किसको देता है सर्विस? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को देता है। सर कौन टैक्स पे करेगा? रिवर्स चार्ज में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। आगे बढ़ता हूं, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस। सर ये क्या है? देखो आपको ये पूरी तरह से क्लियर करना है, तो अभी के लिए मैं ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन पूरी तरह से क्लियर ये होगा आपको एग्जेम्पशन चैप्टर में। तो यहां लिख देता हूं एक बार, रीड विथ एग्जेम्पशन चैप्टर, ज्यादा इजी रहेगा। और इसके नीचे पॉइंट नंबर 9 भी सेम, रीड विथ एग्जेम्पशन चैप्टर, तभी प्रॉपर क्लियर होगा। अभी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। फिर भी एक बार बताता हूं, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? बैंकिंग कंपनी को दे रहा है, तो बैंकिंग कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करेगी। आपके मन में एक डाउट, सर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को किस टाइप की सर्विस देता है? बैंक कई छोटे छोटे काम होते हैं जो खुद नहीं करके आउटसोर्स कर देती है, जिसको आउटसोर्स करती है वो होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। और बेटर जानना है, इस चैप्टर के नीचे मैंने इसका मीनिंग दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वो सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अभी हम रेलेवेंट बात ही करेंगे। और एक और सर्विस देखो, कोई भी सर्विस अगर कोई एजेंट दे रहा है, किसको दे रहा है? बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे रहा है, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। आपके मन में फिर से सवाल, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कौन होता है? बिजनेस फैसिलिटेटर का बड़ा भाई। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक के खाली छोटे छोटे काम करते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट उनसे एक लेवल अप, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर के काम के साथ साथ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता है, इवन छोटे मोटे स्मॉल लोन्स भी दिलवा देता है, वो सब काम भी, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ये सब काम तक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कर सकते हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में इतना ही फर्क है, बिजनेस फैसिलिटेटर छोटे लेवल के काम करते हैं बैंक के लिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट थोड़ा बड़ा भी करता है, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के लिए लोग काम करते हैं। और इतना सुन लो, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो बैंक ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखा है यहां पर, बैंक लिखा है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता तो रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट नहीं है। और दूसरा, कोई भी एजेंट अगर अपने बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बोलता है मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करूंगा, ऐसा लिखा है लॉ में। चलिए बाकी इसको और क्लियर करना तो एग्जेम्पशन चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। सर ये क्या होता है? देखो आपके पास मान लीजिए रिलायंस के 10,000 शेयर्स पड़े हुए। सर 10,000 शेयर अगर हमारे पास होते तो हम पढ़ाई नहीं करते, बेटा ऐसा मत बोलो। चलिए, तो आपके पास रिलायंस के 10,000 शेयर्स पड़े हुए हैं, और मान लो किसी पर्टिकुलर मिस्टर एक्स ने रिलायंस के शेयर को आज ही शॉर्ट सेल कर दिया। शॉर्ट सेल का मतलब उसके पास है नहीं, उसने बिक्री कर दिया, और उसने सिर्फ 1000 शेयर बिक्री किया है, और
डे एंड होने तक आपको अच्छे से पता है उसको वो शेयर वापस खरीद लेने चाहिए थे, बट उसको लग रहा है शेयर का दाम इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो चुका, अगर मैं खरीदूंगा वापस, बेचा जिस प्राइस पर है, सुनना, बेचा मैंने ऐसी प्राइस पर है कि जब खरीदने गया तब उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अगर मैं बढ़ते हुए दाम में खरीदूंगा और कम में बेचा हुआ मेरा, तो मेरा लॉस बहुत ज्यादा आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा मार्केट में ये शेयर किसी से ले लूं और एक बार सेटल कर दूं। तो वो ये सुन लीजिएगा एक बार, ये सब काम हम जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। तो एक बार के लिए एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं सिर्फ। तो आप सिक्योरिटी, जो मिस्टर एक्स है, अब वो सिक्योरिटी लैंड आपसे करेगा कि यार मुझे 1000 शेयर एटलीस्ट रिलायंस के दे दो, तो कोई मीडिएटर है, इंटरमीडिएरी होते हैं, वो अरेंज करा देंगे ये पूरा काम, और वो आपसे 1000 शेयर लेके मिस्टर एक्स को दिलवा देंगे। अब क्या होगा, अब मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर आ चुका है, खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से। अब वो 1000 शेयर जो बेचा था उसके अगेंस्ट ये 1000 शेयर दे देंगे और सेटल कर देंगे ताकि उनका लॉस ना बढ़े। बट इन फ्यूचर टर्म्स होगा मिस्टर एक्स का और आपका बीच में कि वो शेयर आपको वापस लौटाने होंगे, साथ में लेंडिंग फीस भी देनी होगी। तो फ्यूचर में मिस्टर एक्स आपको लेंडिंग फीस भी देगा, इंटरमीडियरी को इवन ब्रोकरेज भी देगा, और आपको शेयर्स भी आपके लौटा देगा। ये हो गया पूरा ट्रांजैक्शन समझ में। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज। यहां पर क्या है, लेंडिंग सर्विस, अगर सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस अगर कोई भी लेंडर दे, किसको देगा, ऑब्वियसली बोरोवर को देगा। तब जो बोरोवर है, बोरोवर कौन था, मिस्टर एक्स, उसको रिटर्न करना पड़ेगा इन फ्यूचर आपको शेयर्स, बट बोरोवर को राइट नाउ रिवर्स चार्ज में लेंडिंग चार्जेस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज। और लेंडिंग अरेंजमेंट सेबी के इंटरमीडियरी के थ्रू होता है ये सब। तो सर लेंडर बोरोवर को लेंडिंग चार्ज पे करेगा, तो उस चार्ज पर, लेंडिंग सर्विस का चार्ज पर जीएसटी कौन पे करेगा, लेंडर पे करेगा, सॉरी बोरोवर पे करेगा। भाई फिर कह रहा हूं, बोरोवर ने लेंडर से सिक्योरिटी ली, फ्यूचर में रिटर्न देगा, लेकिन लेंडिंग चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो लेंडिंग चार्ज पर बोरोवर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है, इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल सर्विसेज 11 पॉइंट, इसको भी आप प्रॉपर क्लैरिटी आपको एग्जामिनेशन चैप्टर के बाद ही आएगा, मैं फिर कह रहा हूं। तो अभी एक बार पढ़ लो, बाकी क्लैरिटी आपको एग्जामिनेशन चैप्टर के बाद आ जाएगी। लीगल सर्विसेज, एडवोकेट वगैरह लोग होते हैं जो लीगल सर्विस देते हैं। और रिवर्स चार्ज किस पर होगा, जो एप्लीकेंट है, जो अपील करता है वगैरह करता है, या पिटिशनर या लिटिजेंट लोकेटेड इन इंडिया। भाई मेरे को एडवोकेट की जब जब जरूरत होगी, जो भी मैं चार्ज उनको पे करूंगा उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स मैं पे करूंगा, एडवोकेट नहीं। देखो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फॉर्म ऑफ एडवोकेट कोई भी हो सकता है। जो लीगल सर्विस दे रहे हैं वो एडवाइस देंगे, वो असिस्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मेरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे वो डायरेक्टली दे मुझे सर्विस, चाहे वो इनडायरेक्टली मुझे रिप्रेजेंट करे, बट अगर एडवोकेट ने अपनी लीगल सर्विस मेरे को दी तो जीएसटी रिवर्स चार्ज पे मेरे को ही पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी है, वो आपको एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियर होगा। अभी के लिए इतना पढ़ लो। सर लीगल सर्विस पर रिवर्स चार्ज है, इतना पढ़ने से भी हो जाएगा। अभी के लिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, एनी सर्विस, सर्विस चाहे कोई भी हो, देने वाला इस बार गवर्नमेंट है, सीजी, एसजी, यूटी, यूनियन टेरिटोरी, लोकल अथॉरिटी, एलए। तो देने वाला गवर्नमेंट है, सर्विस चाहे कोई भी हो। लेने वाला कौन, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो इंडिया में है, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो इंडिया में लोकेटेड है, कोई भी, मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर गवर्नमेंट से सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना होगा। बट कुछ एक्सेप्शंस है, एनी सर्विस एक्सेप्ट, ये जो एनी सर्विस था इसका कुछ एक्सेप्शंस है। कौन सी सर्विस को छोड़कर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको रिवर्स चार्ज देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स चार्ज कर लेंगे अगर टैक्सेबल है तो। एंड सर्विस बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, जो अपना स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट वगैरह डिपार्टमेंट है, पोस्ट डिपार्टमेंट, उनकी सर्विस में भी रिवर्स चार्ज नहीं है। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, सर ये कौन देता है सर्विस, या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट या पोर्ट अथॉरिटीज देते हैं, नॉर्मली सर्विस वो लोग देते हैं। एयरपोर्ट या पोर्ट अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो लोग कोई भी सर्विस एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेशन में, चाहे पोर्ट एयरपोर्ट पे दे चाहे बाहर दे, बट एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेशन में वो लोग कोई भी सर्विस दे, पोर्ट अथॉरिटीज, वो सर्विसेज पर भी रिवर्स चार्ज नहीं है। और तीसरा, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो चाहे पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को देता है तो वहां पे भी ध्यान देना, वहां पे भी रिवर्स चार्ज नहीं है। कितना लर्न कर लो। सर इसको भी हमें एग्जामिनेशन चैप्टर के साथ पढ़ना पड़ेगा, यस, ये चैप्टर भी आपको पूरा क्लियर होगा जब आप एग्जामिनेशन चैप्टर पढ़ोगे। अभी के लिए रिवर्स चार्ज कहां कहां वो क्लियर हो सकता है, लर्न कर लो अच्छे से, टेक योर टाइम, पॉज कर लो चाहे। मैं नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूं सीधा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान देना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
कौन दे रहा है रेंट पर? गवर्नमेंट दे रहा है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तब रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज पे करना है। सर अभी अभी आपने ऊपर जब पढ़ाया था तब कुछ और पढ़ाया था। यस, मैंने उस वक्त आपको सिर्फ इतना बताया था कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 12 में नहीं आएगा। इट मींस कि देयर इज अनदर प्रोविजन इन पॉइंट नंबर 13। वो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग पर गवर्नमेंट से अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई ले तो रिवर्स चार्ज आएगा। यहां देखो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, ऊपर बिजनेस एंटिटी था। सर हमको पूरा क्लियर नहीं है तो मत माथा मारो, आप सिर्फ इतना सुन लो अभी के लिए। पूरा क्लियर बोला ना, एग्जिबिशन चैप्टर में ही ये सब हो पाएगा, वहां इतना अच्छे से मेरा अभी के लिए इतना सुन लो। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे, चार सर्विस को छोड़कर, रेंटिंग को छोड़कर और पैट को छोड़कर। सर पैट मतलब पोस्ट डिपार्टमेंट की सर्विस, एयरपोर्ट या वेसल के रिलेशन में सर्विस, एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेशन में सर्विस और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस, इन सर्विसेज को छोड़कर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को देता है तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। और सर नेक्स्ट वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर अगर गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। सर रजिस्टर्ड कहां पर? जीएसटी में रजिस्टर्ड। जहां कुछ नहीं लिखा वहां जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो। तो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन अगर आप हो तो आपको रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने गवर्नमेंट से रेंटिंग सर्विस ली तो। ऐसा याद कर लो एक बार। बाकी इंप्लीकेशंस हम एग्जिबिशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंस ड्वेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। अगर आप रहने के लिए रेंट पर घर लोगे तब सर्विस देने वाला तो कोई भी लो बोलता, फर्क नहीं पड़ता, लेने वाला अगर अगेन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है। मेक श्योर अब हम गवर्नमेंट के पॉइंट से बाहर निकल चुके हैं। कोई भी सप्लायर रहने के लिए अगर आपको रेंट पे जगह दे और आप अगर रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी वही, ये भी पॉइंट आपको और क्लियर करना तो बाकी एग्जेम्पशन चैप्टर के साथ ही क्लियर होगा। मतलब बहुत सारे पॉइंट में क्या ना, एक्चुअली एग्जेम्पशन चैप्टर के साथ पढ़े बिना ये होगा नहीं। देखो आप एक काम करो, मेरी नोट्स में आओ। पहला नोट जो ये था नोटिफाइड सर्विसेज का, यहां मैंने लिखा नहीं, अभी के लिए लिख देता हूं। ये पूरा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा जब आप एग्जेम्पशन के साथ पढ़ोगे। यहां लिख कर रख लो, रीड विद एग्जेम्पशन चैप्टर। तो एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट याद रखना अभी के लिए आपको जितना पढ़ा रहा हूं अच्छे से याद करो, नहीं तो फिर वो नहीं समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 में, ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क समझिएगा आप, मान लो आप डिचैंग बजाते हैं, मतलब म्यूजिक बजाते हैं, आपने अब कोई म्यूजिक को रिकॉर्ड किया, ये ओरिजिनल वर्क किसका हुआ? आपका हुआ। अगर आपका कॉपीराइट म्यूजिक का पूरा मैं खरीद लूं और अब मैं इसको किसी और को यूज करने भी दूं तो याद रखना ये ओरिजिनल वर्क मेरा नहीं है, आप ही का था। तो कहने का मतलब है ओरिजिनल वर्क का मतलब जिसने बनाया, जिसने उस पर्टिकुलर आर्ट को किया, वो होता है ओरिजिनल वर्क। तो देखो, परमिटिंग और ट्रांसफर द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, कॉपीराइट का मैं यूज किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब आपने म्यूजिक बना ली और अब आप इस म्यूजिक को किसी को यूज करने दे रहे हैं। मान लो कोई अपने फिल्म में यूज कर रहा है, कोई एड में यूज कर रहा है, कोई टीवी सीरियल में यूज कर रहा है। अभी के लिए उसी एग्जांपल में रहना। तब आप कौन हो? सप्लायर कौन है? ऑथर होगा या म्यूजिक बनाने वाला कंपोजर होगा या एक फोटोग्राफर होगा या कोई आर्टिस्ट होगा। यही लोग होते हैं जो सप्लायर होंगे जिसका ओरिजिनल वर्क है। और रिसिपिएंट को ना ध्यान से देखना, पब्लिशर, आप अपने ऑथर हो और आपने पब्लिशर को दे दी पब्लिश करने के लिए, तो ओरिजिनल वर्क किसका हुआ? आपका हुआ। ठीक है सर। म्यूजिक कंपनी, आपने गाना गाया या आपने कुछ किया और म्यूजिक कंपनी को दे दिया, आप कंपोजर और आपने म्यूजिक कंपनी को आप दे दिया। आप या प्रोड्यूसर हो या इस तरह का कोई भी हो, तब रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना। सर इन शॉर्ट, जिसका ओरिजिनल वर्क, अगर वो अपना ओरिजिनल वर्क का यूज किसी को दे और बदले में पैसे कमाए तो यहां पर रिवर्स चार्ज सप्लायर पर नहीं, फॉरवर्ड चार्ज सप्लायर पर नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। और एक नोट है वो अच्छे से देख लो क्या है, बहुत खतरनाक नोट है। ऑथर के लिए सिर्फ नोट है ये। सर इसका मतलब म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, सिंगर उनके लिए नहीं है, सिर्फ ऑथर के लिए ये नोट है। एन ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ऑथर चाहे, बुक्स के ऑथर चाहे तो खुद से फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है, इफ ही, अगर वो चाहे तो। बट कंडीशंस है उसमें 4। अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया, पहला कंडीशन, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये ऑप्शन वो ले रहा है, ये ऑप्शन वो विड्रॉ नहीं कर सकता 1 साल तक आने वाला, और वो डिक्लेरेशन अपने इनवॉइस में भी देगा कि फॉरवर्ड चार्ज में मैं ही टैक्स चार्ज करूंगा, उसको डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। 4 कंडीशन लर्न करो, A B C D। सर चारों कंडीशन वापस बताइए। उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करा है, उसको अपने इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन देना होगा, और वो ऑप्शन 1 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकता। कंडीशंस लर्न करो।
देखो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और वो ये ऑप्शन लेने के बाद 1 साल तक विड्रॉ नहीं करेगा। 2 पॉइंट और 2 पॉइंट और डिक्लेरेशन का, एक उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन वो चूज कर रहा है, दूसरा वो डिक्लेयर करेगा अपने इनवॉइस में कि उसने ये ऑप्शन लिया है। रन करो, तब जाकर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है। मैं बढ़ रहा हूं आगे। डायरेक्टर की सर्विस, सर डायरेक्टर किसको सर्विस देगा? ऑब्वियसली कंपनी को देगा, तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कंपनी को सर्विस दे रहा है। रिवर्स चार्ज में कंपनी को जीएसटी पे करना होगा। जो भी कंपनी डायरेक्टर को पे करिए सैलरी छोड़कर, क्योंकि सैलरी पर तो जीएसटी ही नहीं, नेगेटिव लिस्ट, तो सैलरी छोड़कर कंपनी अपने डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट करती है। नॉर्मली कोई भी पेमेंट का मतलब जो सैलरी का पार्ट ना हो, जैसे कमीशन वगैरह नहीं, सिटिंग फीस, कोई भी प्रोफेशनल अमाउंट जो डायरेक्टर को पे करते हैं वो सब आएंगे। देखो मैंने नीचे लिख भी दिया, एम्प्लॉय डायरेक्टर को नहीं आएगा और अदर डायरेक्टर का तो कोई भी रेम्यूनरेशन हो वो आएगा, क्योंकि अदर डायरेक्टर को सैलरी तो मिलती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप जस्ट रीड लिख लो, पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम 17 18 दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 20 21 का। देखो 19 पॉइंट क्या है, वैसे बता देता हूं नॉलेज के। पॉइंट नंबर 19 20 21 सीए इंटर के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, तो चाहो तो यहां लिख के रख सकते हो, नॉट रेलेवेंट फॉर सीए इंटर। और आपके नोट्स में अगर मैंने ऑलरेडी येलो कलर किया हुआ तो आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 19, कोई भी सर्विस अगर कोई मेंबर दे रहा है आरबीआई को, सर मेंबर कौन सा? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसी करते होंगे कई चीज पर, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी अगर आरबीआई को कोई भी सर्विस दे तो आरबीआई को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20 लेते हैं। कोई भी सर्विस किसको दिया जा रहा है? पर्सन आउटसाइड इंडिया को दिया जा रहा है। मतलब कोई भी सर्विस देने वाला पर्सन आउटसाइड इंडिया है, मतलब सप्लायर जो वो इंडिया के बाहर का है। रिसिपेंट कौन है? एनी पर्सन इन इंडिया, और सर्विस देने वाला इंडिया का कोई व्यक्ति है। अदर देन एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, ये आपको समझ आएगा जब मैं ओइडार सर्विसेज पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के एंड में मिलेगा आपको। तो कोई भी आदमी इंडिया के बाहर से इंडिया में किसी को भी सर्विस दे दे, एनटीओआर को छोड़कर, एनटीओआर का मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को छोड़कर कोई भी सर्विस इंडिया के बाहर से इंडिया में दे दी जाए, मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट हुई है इंडिया के बाहर से, तो हमको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइटली मत लो इस बात को, अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट हुई है तो हमको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना मैंडेटरी है, एक्सेप्ट एनटीओआर को छोड़कर। अगर इंडिया के बाहर से आपने इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट की है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एनटीओआर। आगे बढ़ता हूं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी इंडिया के बाहर से दिया गया तो पर्सन आउटसाइड इंडिया से दिया गया। इंडिया में किसको दिया? इंडिया के किसी इंपोर्टर को दिया, तो इंपोर्टर को रिवर्स चार्ज में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे भी देना पड़ेगा। लेकिन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो देख लो, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया। इंडिया के बाहर से इंडिया में वेसल में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली, किससे ली? पर्सन आउटसाइड इंडिया से। किसने ली? इंपोर्टर इन इंडिया ने। तो रिवर्स चार्ज में इंपोर्टर को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो वेसल से हुआ, एयरक्राफ्ट से नहीं, इसलिए एयरक्राफ्ट लिखकर काट दो। रिवर्स चार्ज सिर्फ वेसल से इंडिया में अगर ट्रांसपोर्ट करोगे आप तो इंपोर्टर पर रिवर्स चार्ज है, अगर सप्लायर इंडिया के बाहर का है। और क्लियर होने के लिए फिर कह रहा हूं, एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ोगे तब क्लियर होगा। एक्चुअली एयरक्राफ्ट के केस में ये पार्ट एग्जेम्प्टेड, तो टैक्स की बात ही नहीं आएगी। ये चीजें आपको एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियर होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको रिवर्स चार्ज फटाफट में रिवाइज तो कराना चाहता हूं एक बार और, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर इसमें एक भी गलती होती है तो आपका 10 मार्क का क्वेश्चन का रिस्क रहता है। 10 और 2 क्वेश्चन में एक एक पॉइंट भी आ गया तो 15 मार्क तक का रिस्क ले सकता है ये। 15 मार्क पूरा नहीं, बट स्टिल टोटल रॉन्ग आ जाएगा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, पॉइंट्स गलत हो गए उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो एक बार और इन डेप्थ कर लेते हैं, फटाफट सुनना मेरी बात। रिवर्स चार्ज के केसेस, बट इस बार थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को अगर सर्विस दे तो रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी। उसके बाद पहले इजी ले लेते हैं, देखो उसके बाद मैं कौन सा ले रहा हूं, आओ मेरे साथ। रिकवरी एजेंट का लेता हूं, पॉइंट नंबर 7। रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी, देख लो इधर, रिकवरी अगर बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है, रिवर्स चार्ज में बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टैक्स पे करेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, रिवर्स चार्ज में बैंक टैक्स देगा। उसके बाद कोई भी एजेंट अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। देखो 7 8 9 तो ऐसे ही खत्म हो गया। 6 भी ले लो,
कोई भी सर्विस अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को, ध्यान से सुना, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को कोई भी सर्विस दे दे, रिवर्स चार्ज में बैंक या एनबीएफसी ही टैक्स पे करेगा, बट जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा वो इंडिविजुअल होगा। उसके बाद आगे आइए, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस, लेंडर बोरोवर को सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस देगा, जो लेंडिंग चार्ज है उस पर बोरोवर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। उसके बाद लीगल सर्विसेज, एडवोकेट वगैरह लोग, एडवोकेट वगैरह बहुत सारे नाम है, वो लोग अगर आप बिजनेस एंटिटी को, नॉर्मली बिजनेस एंटिटी होगा बट एप्लीकेंट कोई और भी हो सकता है, बट पूरी चीज आपको समझ आएगी जब आप एग्जामिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो एप्लीकेंट वगैरह को अगर लीगल सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज में उन लोगों को टैक्स पे करना है जो रिसिपेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दे, फिर से कह रहा हूं, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दे तो वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी, एक्सेप्ट इन 4 सर्विसेज। पैट पोस्ट की सर्विस, ए का मतलब एयरक्राफ्ट वेसल के रिलेशन में सर्विस, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस, इन सर्विसेज को छोड़ दो। और रेंटिंग की सर्विस, उसको छोड़कर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को दे तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करे। उसी तरह से रेंट का भी है गवर्नमेंट का पॉइंट, अगर रेंटिंग की सर्विस गवर्नमेंट किसी भी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को दे तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, फिर सुन रहे हो, अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ड्वेलिंग अगर कोई भी आदमी रजिस्टर्ड पर्सन को दे तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। पॉइंट नंबर 15 बाद में लेते हैं। डायरेक्टर अगर कोई भी सर्विस अपनी कंपनी को दे अदर देन सैलरी वाला केस को छोड़कर तो रिवर्स चार्ज में कंपनी को टैक्स पे करना है। उसके बाद सीधा आइए पॉइंट, कोई भी सर्विस अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को देता तो आरबीआई को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना। उसके बाद कोई भी सर्विस अगर इंडिया के बाहर वाले पर्सन ने इंडिया में दी किसी को तो अदर देन एनटीओआर, तो जो इंडिया का रिसिपेंट है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर वेसल से इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई इंडिया के बाहर का पर्सन ने दी तो इंडिया का जो इंपोर्टर है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन वेसल में हुआ तो। ये हो गए इजी पॉइंट। अब 2 बड़े पॉइंट थे जिसको ले लेते हैं, अब 2-3 पॉइंट जो जीटीए सर्विस, देखो जीटीए सर्विस पॉइंट नंबर 2, जीटीए सर्विस अगर जीटीए खुद रजिस्ट्रेशन लेके फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब जीटीए सर्विस अगर जीटीए दे रहा है, किसको दे रहा है सर? रजिस्टर्ड सोसाइटी, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, याद होना चाहिए आपको, बॉडी कॉर्पोरेट को, रजिस्टर्ड हो या ना हो अपने रेलेवेंट एक्ट में पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी उनको या एओपी इनको, या कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अदर देन गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस रजिस्ट्रेशन, उसको छोड़कर बाकी कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इन लोगों पर रिवर्स चार्ज आएगा। नेक्स्ट लेते हैं, पैसेंजर का रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर व्हीकल रेंट पे दिया जा रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मत बोलना, और फ्यूल का कॉस्ट उस रेंट में इंक्लूडेड है, तब जो सप्लायर है वो कोई भी, चलो सप्लायर के बारे में बताता हूं। सप्लायर, एक मिनट, उसके लिए पहले एक चीज जान लेना, सप्लायर खुद से फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं पे कर रहा, ऐसा कोई सप्लायर, और वो कौन है? शॉर्टकट पहले याद करना होगा, नो बॉडी बट बॉडी या नो कॉर्पोरेट बट कॉर्पोरेट। सप्लायर कोई भी चलेगा बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चलेगा, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए, तब रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट टैक्स पे करेगा। बट एक बात का आपको ख्याल रहे, रिसिपेंट ने स्पेसिफिक जर्नी के लिए नहीं लिया है वो मोटर कार, वो क्या चीज के लिए लिया आपको मैंने बताया था, रेंटिंग में लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ये भी याद है, शॉर्टकट याद रखना होगा, यहां बिना शॉर्टकट कुछ काम ही नहीं है। एनीबॉडी कैन बी माई पार्टनर, मतलब सप्लायर कोई भी चलेगा, एनी, लेकिन रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म एलएलपी ही चाहिए। आगे बढ़ता हूं, सिक्योरिटी सर्विस, सप्लायर, ये खेला है, खेल है एकदम, ध्यान देना होगा। सप्लायर कौन? शॉर्टकट याद करो पहले, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन, नो कॉर्पोरेट नो कंपोजिशन, सप्लायर कॉर्पोरेट नहीं चलेगा बाकी कोई भी हो, और रिसिपेंट में कंपोजिशन रजिस्टर्ड नहीं चलेगा, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन चलेगा कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर। और एक अलग से याद रखना था, अगर गवर्नमेंट ने टीडीएस के पर्पस के लिए, टीडीएस डिडक्ट करने के पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, उस केस को भी छोड़ दो, उसके अलावा रिवर्स चार्ज बाकी रजिस्टर्ड पर्सन पे आएगा। तो देखिए मैंने सारे याद करा दिया आपको,